Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम MPSC 007 यानी कि सोशल मूवमेंट्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि अगर आपको MPSC 007 के लिए गेस्ट पेपर या फिर इसके नोट्स को परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे इस नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर एंड नोट्स जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसे गाइस परचेज कर सकते हैं। ओके, सो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको न्यू सोशल मूवमेंट्स और उनके रेलेवेंस के बारे में बताना है। नए सामाजिक आंदोलनों का वर्णन कीजिए तथा उनकी प्रासंगिकता बताइए। न्यू सोशल मूवमेंट का मतलब क्या होता है गाइस? कलेक्टिव एक्शन। मूवमेंट क्या है? मूवमेंट में लोग गाइस एक साथ एक्शन ले रहे हैं। सोशल मूवमेंट आपका एक तरीके का सामूहिक जो है आंदोलन होता है, ठीक है। तो नए सामाजिक आंदोलन उन सामूहिक आंदोलनों को कहा जाता है जो मुख्यतः 1960 के दशक के बाद उभरे और जो पारंपरिक वर्ग आधारित संघर्षों से आगे के मुद्दे पर केंद्रित थे। तो हम पुराने समय में देखते थे कि जो भी हमारे मूवमेंट हुए वो मोस्टली उनके भीतर जो मुद्दा होता था वो क्या होता था? वर्ग संघर्ष का मुद्दा, ठीक है, अमीर और गरीब का मुद्दा। लेकिन हम देखते हैं कि न्यू सोशल मूवमेंट में गाइस अब मुद्दे बदल चुके थे, कुछ नए मुद्दे जुड़ चुके थे। तो अनलाइक द अर्लियर मूवमेंट, अब के समय के जो मूवमेंट है वहाँ पे आइडेंटिटी, राइट्स, कल्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सारे मुद्दों पे बातचीत हुआ करती थी। तो पूर्ववर्ती आंदोलनों के विपरीत ये आंदोलन पहचान, अधिकार, संस्कृति और जीवन की गुणवत्ता पर जोर देते हैं। न्यू सोशल मूवमेंट गाइस फोकस करते हैं कौन से इश्यूज पे, एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो न्यू सोशल मूवमेंट के अंदर आपको एनवायरनमेंट यानी कि आपका पर्यावरण, जेंडर इक्वेलिटी यानी कि लैंगिक समानता, ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार, पीस और सोशल जस्टिस। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके मुद्दे हैं जो इसमें उठाए जाते हैं। एंड यहाँ पे बात होती है डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी कि जो पावर है वो केवल किसी एक व्यक्ति के या किसी एक सत्ता के हाथ में ना हो, जो पावर है वो बटी हुई होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। गैर श्रृंखलाबद्ध यानी कि नॉन हायरार्किकल सिस्टम होना चाहिए और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं उनके द्वारा चीज़ें ऑर्गेनाइज हो, ना कि केवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। जब आप इन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो आप देखोगे कि ये इसमें जो लोग होते हैं वो अलग अलग सोशल ग्रुप के आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आपको न्यू सोशल मूवमेंट्स में वुमेन, यूथ, स्टूडेंट और जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं वो सभी आपको न्यू सोशल मूवमेंट्स में देखने के लिए मिल जाती हैं। ओके, नाउ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो उदाहरणों के तौर पे आप चिपको मूवमेंट के बारे में बता सकते हो, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बता सकते हो। फिर आप बात करोगे गाइस फेमिनिस्ट मूवमेंट की, जो कि जेंडर इक्वेलिटी और पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर को चैलेंज करते हैं। तो देखो यही सारे आपको बताने हैं जो आपके पुराने मूवमेंट थे, जैसे कि आपका राष्ट्रवादी आंदोलन में चल रहा था, ठीक है, जो आपका स्वदेशी मूवमेंट हो गया, वो सारे आपके ओल्ड सोशल मूवमेंट हैं। और नए में उसके बाद वाले जो हैं आपके एनवायरनमेंट को लेकर हो गए, आपके महिलाओं को लेकर हो गए, ट्राइबल्स को लेकर हो गए, तो वो सब आपके न्यू सोशल मूवमेंट में आएंगे। आप रिसेंट के कोई मूवमेंट के उदाहरण भी इसके अंदर दे सकते हैं। यहाँ पे वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि MPSC 007 के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट में दी हुई जो भी वीडियोज़ हैं उन सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेना है। फिर आपके गाइज दलित और ट्राइबल मूवमेंट्स आते हैं जो कि सोशल एक्सक्लूजन, डिग्निटी और राइट्स इन सभी के मुद्दों को उठाते हैं। आज के समय में अगर हम इनका रेलेवेंस देखें तो न्यू सोशल मूवमेंट का जो रोल है काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है डेमोक्रेसी को डीप करने में, मतलब कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी के अंदर जो जनता है उसकी बात सुनी जाती है और सोशल मूवमेंट के द्वारा जनता क्या करती है? अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करती है। तो न्यू सोशल मूवमेंट डेमोक्रेसी को डीप करते हैं बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं सोसाइटी के वो सेक्शंस गाइस जो मार्जिनलाइज्ड हैं,
जैसे कि आपकी महिलाएं हो गई, आपके दलित हो गए, आपके ट्राइबल्स हो गए, तो वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं उन्हें यहाँ पर अपनी आवाज़ उठाने का एक मौका मिलता है। तो दैट इज़ वाई न्यू सोशल मूवमेंट नाउ अ डेज आर वेरी रेलिवेंट फॉर डीपनिंग द डेमोक्रेसी। ये लोगों के अंदर अवेयरनेस को जगाने का भी काम करते हैं। तो ये आंदोलन ऐसे गैर आर्थिक मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं जो मानव कल्याण और स्थिरता से सीधे जुड़े होते हैं। सो बाय इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन द पॉलिसी मेकिंग दे कंट्रीब्यूट टू सोशल रिफॉर्म्स एंड प्रोग्रेसिव चेंज। और उसके बाद गाइस ये क्या करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स की मांग करते हैं। ओके, सोशल रिफॉर्म्स की मांग करते हैं, चेंज की मांग करते हैं, और जो ओवरऑल समाज के सुधार में, समाज के अंदर एक प्रगतिशील परिवर्तन लाने में योगदान देता है। तो ये हो गया आपका क्या, इसका रेलेवेंस हो गया। देन आप कंक्लूजन में बता देंगे दैट इन कंक्लूजन न्यू सोशल मूवमेंट गाइज एक शिफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, in conclusion, new social movements represent a shift in the nature of collective action from class-based struggle to issue-based and identity-based concern। तो हम क्या देखते हैं कि पहले जो ये आपका क्लास बेस्ड हुआ करते थे सारे, आज के समय में ये पहचान आधारित आंदोलन हो गए हैं और इनकी प्रासंगिकता आज के समाज में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लोकतंत्र में सबकी सहभागिता की बात करते हैं, साथ ही साथ ये गाइस सतत विकास को भी बढ़ावा देते हैं। तो आपको सतत विकास के बारे में भी इसके अंदर ज़रूर बताना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आपको सारा ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि न्यू सोशल मूवमेंट क्या है और उसका आज के समय में इतना ज़्यादा रेलेवेंस क्यों है। देखो ये सारे सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट्स होते हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि एक थोड़ा सा सैम्पल टाइप का आंसर होता है, बट जब आप एग्जाम में लिखोगे तो यू नीड टू राइट मोर। तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज है, आज तक आप मास्टर्स कर रहे हो, आज तक आपने बहुत कुछ पढ़ा है, तो आपके दिमाग में गई बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आपको अपने नॉलेज को कंसोलिडेट करना है और फिर उस मुद्दे पे अपना आंसर प्रिपेयर करना है। जैसे आप एग्जाम में पहले आप लोग ऐसे राइटिंग वगैरह किया करते होंगे, तो उस तरीके से ही इग्नू में भी आपको लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो अपर कास्ट के डोमिनेंस को चैलेंज करती हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी के अंदर जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे वो डोमिनेंस था उनका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर में, हर जगह पे, मतलब जो भी वर्चस्व था उनका सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में। तो बैकवर्ड क्लास ने धीरे धीरे इन लोगों के डोमिनेंस को चैलेंज करना शुरू किया। चैलेंज कैसे किया गाइस इन्होंने, सोशल मूवमेंट्स के द्वारा, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के द्वारा, और स्टेट भी इनके रिफॉर्म्स को सपोर्ट करता है। तो पिछड़े वर्गों ने सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक संगठित प्रयासों और राज्य समर्थित सुधारों के माध्यम से इस वर्चस्व को चुनौती दी है। अब ये कौन कौन से इनके मोड्स ऑफ चैलेंज होते हैं, तो ये कैसे इनको चैलेंज करते हैं, तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग के नेता होते हैं वो जो जाति वाला, पूरा जाति आधारित जो भेदभाव है और ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था उसके ऊपर शुरुआत में इन्होंने जो है प्रश्न उठाने शुरू कर दिए थे। स्पेशली ब्राह्मण के जो डोमिनेंस था, ये लोग उसके खिलाफ चले गए थे। ये जो मूवमेंट है ज्योतिबा फुले, ठीक है, पेरियार, इनके द्वारा शुरू किए गए, और अपने जो आंदोलन है इसके अंदर ये इक्वेलिटी की मांग करते थे, एजुकेशन की मांग करते थे, महिलाओं के एजुकेशन की मांग करते थे, दलितों के एजुकेशन की मांग करते थे, और सबसे बड़ा जो मुद्दा ये उठाया करते थे गाइस वो था सेल्फ रिस्पेक्ट का मुद्दा। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे उठाते थे, एजुकेशन और अवेयरनेस की भी मांग करते थे। सो ये यहाँ पे कहते थे कि हमारा जो है एजुकेशन तक हमारा एक्सेस होना चाहिए, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब ये लोग पढ़ लिख जाते हैं तो ये आइडियोलॉजिकल और कल्चरल हेजिमनी जो है अपर कास्ट के द्वारा स्थापित की गई उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो शिक्षा तक पहुंच ने पिछड़े वर्गों को उच्च जातियों के वैचारिक और सांस्कृतिक वर्चस्व को चुनौती देने में सक्षम बनाया, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी थे वहाँ पे लोगों को जोड़ा गया। ठीक है, और उनको उनके अंदर एक तरीके की कॉन्शियसनेस जगाई गई। ठीक है, और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में हम जानेंगे कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं वो धीरे धीरे अपने आप को किससे जोड़ने लगी, पॉलिटिक्स, यानी कि वो राजनीति से जुड़ गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के माध्यम से, एसोसिएशंस के माध्यम से, और अपने वोट की जो उनके पास पावर थी उसके माध्यम से उन्होंने जो है इस डोमिनेंस को चैलेंज किया।
ठीक है, तो पहली चीज़ समझ रहे हो कि सबसे पहले आपने बैकवर्ड क्लास के बारे में पूरा बताना है कि प्रीवियसली उन लोगों ने क्या क्या फेस किया है, फिर वो कैसे चैलेंज करते हैं, बैकवर्ड क्लासेस कैसे अपर क्लास को चैलेंज करते हैं, तो सोशल रिफॉर्म के मूवमेंट्स के द्वारा, एजुकेशन की डिमांड करके, और आप जानोगे कि लोगों को पॉलिटिकली मोबिलाइज करके। लीडर्स हैं कर्पूरी ठाकुर और मंडल कमीशन की आयोग जो है, जब उसकी सिफारिशों को लागू किया जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो आपके मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थे उनको और ज़्यादा पॉलिटिकल पावर मिल जाती है। देन रिजर्वेशन जो लोगों को एजुकेशन में मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट में मिल रहा है एंड पॉलिटिक्स में मिल रहा है, तो हिस्टोरिकली जो भी इन लोगों को डिसएडवांटेज थे ना, ये लोग डिसएडवांटेज समझते हो कि पुराने समय में इन्हें कुछ भी चीज़ें कुछ भी नहीं मिला था, ठीक है ना, इनको समानता मिली हुई थी, इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू नहीं करते थे लोग और इनका शोषण करते थे। तो पुराने समय में जो भी परेशानियों का इन्होंने सामना किया था, तो आज के समय में इन लोगों के लिए आरक्षण देके उस चीज़ को क्या किया गया है, मतलब वो जो गैप है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की गई है। तो स्टेट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरवीन करता है ताकि पावर को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों को और ज़्यादा मिलें। और बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लिटरेचर के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से जो है दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और अपनी अपनी पहचान की पुनर्व्याख्या वो लोग करते हैं। और इस सांस्कृतिक अभिव्यक्ति ने उच्च जातियों के प्रतीकात्मक वर्चस्व को चुनौती दी है। तो मतलब ये 4-5 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे। देन आप कंक्लूजन में बताएंगे दैट इन द कंक्लूजन जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस हैव चैलेंज्ड अपर कास्ट डोमिनेंस, इन्होंने अपर कास्ट के डोमिनेंस को चैलेंज किया। कैसे किया? सोशल रिफॉर्म्स, एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और स्टेट ने जो एफर्मेटिव एक्शंस लिए, एफर्मेटिव एक्शंस में आपका क्या आ जाता है, रिजर्वेशन आ जाता है। तो समझ रहे हो कि इसके माध्यम से इन्होंने प्रयास किए ताकि देश के अंदर लोकतंत्रीकरण यानी डेमोक्रेटाइजेशन किया जा सके और जो है पावर दिया जा सके, सोशल जस्टिस समाज में ज़्यादा मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। देन यहाँ पे आपका एक टॉपिक है जिसमें आपको बात करनी है पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, आखिर आरक्षण की राजनीति का अर्थ क्या होता है। तो एक बार मैं रीड करती हूँ, आपको रीड करते ही समझ में आ जाएगा। जस्ट सिंपल सी चीज़ है कि आरक्षण की राजनीति का अर्थ है शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण नीतियों का राजनीतिक दलों और नेताओं के द्वारा सामाजिक समूहों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का समर्थन जुटाने के लिए उपयोग करना। तो विशेषकर गाइस कौन इसका उपयोग कर रहा है, सबसे पहले ये जान लो। तो ये एक पॉलिटिकल टूल है जो कि पार्टीज और लीडर्स के द्वारा यूज किया जाता है। समझ में आया कि आरक्षण क्या है गाइस? आरक्षण एक प्रकार का पॉलिटिकल टूल है, ठीक है, पॉलिटिकल टूल है जो किसके द्वारा यूज किया जाता है, लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि वो जो समाज में एससी ग्रुप्स हैं, एसटी ग्रुप्स हैं और जो दूसरे बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका सपोर्ट गेन कर सके, उनका समर्थन ले सकें, ठीक है। तो समर्थन लेने के लिए क्या करते हैं? एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने की उनको बताते हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, आपको एजुकेशन दिया जाएगा, आपको पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, तो जिसकी वजह से उनका सपोर्ट ये गेन कर पाते हैं। तो दिस इज पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन, जो कि एक टूल होता है और इसको यूज करती हैं पार्टीज एंड लीडर्स टू मोबिलाइज द सपोर्ट फ्रॉम दी specific social groups, especially from the SCs, STs and the other backward classes. Now let's discuss कि इसका historical background क्या है, इसको ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग से ही हमें रिजर्वेशन देखने के लिए मिलता है, बट क्यों देखने के लिए मिलता है? बिकॉज रिजर्वेशन को एज अ मेजर ऑफ सोशल जस्टिस माना जाता है। तो भारत में आरक्षण की शुरुआत सामाजिक न्याय के उपाय के रूप में हुई थी ताकि ऐतिहासिक तौर पे जो भेदभाव था, जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन था, जो हमारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इनइक्वालिटी को फेस कर रही थी, उस सब से बाहर निकला जा सके। एंड धीरे धीरे गाइज ये एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाता है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पॉलिटिकल इशू बन जाता है। आज के समय में भी रिजर्वेशन, आरक्षण एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। अब हम इसके एस्पेक्ट्स को जानेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात ये क्यों दिया जाता है,
ताकि लोगों को सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, चाहे हम महिलाओं की बात करें, चाहे हम किसी भी SC/ST ग्रुप की बात करें, तो रिजर्वेशन उनके लिए एक प्रकार का टूल है, जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, ताकि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि जो है समान अवसर दिए जा सकें, तो वो रिजर्वेशन है। और वोट बैंक की पॉलिटिक्स आपको इसमें देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहती हैं कि हम रिजर्वेशन को आगे 10 सालों के लिए और बढ़ा देंगे और वहाँ से उनको वोट बैंक मिलता है। तो राजनीतिक दल अक्सर आरक्षण बढ़ाने या विस्तारित करने के वादे करके विशेष समुदायों के वोट हासिल करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आप जानोगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, तो सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन की वजह से आपको पहचान की राजनीति देखने के लिए भी मिलती है। तो आरक्षण जाति और समुदाय की पहचान को मजबूत करता है, जिसे चुनावों और आंदोलनों में इस्तेमाल किया जाता है। डिमांड्स फॉर रिजर्वेशन हैव लीड टू प्रोटेस्ट, एजिटेशंस एंड मास मूवमेंट। जो भी बैकवर्ड क्लासेस थे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस थे, उन सभी को यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो प्रोटेस्ट के माध्यम से या मूवमेंट्स के माध्यम से डिमांड और ज़्यादा करते हैं रिजर्वेशन की। तो आरक्षण की मांगों के कारण प्रदर्शन, आंदोलन और जन आंदोलन हमें पुराने समय में भी देखने के लिए मिलते हैं और आज भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिबेट है कि डिबेट क्या रहती है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि समानता के खिलाफ है, ये योग्यता पे आधारित चीज़ें होनी चाहिए। तो ये डिबेट चलती है ऑन द मेरिट वर्सेस इक्वालिटी। तो रिजर्वेशन पॉलिटिक्स गाइज इस डिबेट को हमेशा से लेकर आती है। कुछ लोग आरक्षण की आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि जो आरक्षण है वो लोगों को, सोसाइटी को कास्ट के बेस पे डिवाइड कर देता है। ठीक है, क्या यह समाज को जातिगत आधार पर विभाजित कर सकता है। समटाइम्स रिजर्वेशन इज यूज फॉर पॉलिटिकल गेन, और कभी कभी सरकार इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भी यूज कर सकती है और जेन्युइनली उन लोगों के लिए अपलिफ्टमेंट का कुछ भी काम ना करे। तो इन द फाइनल कंक्लूजन यू कैन से दैट द पॉलिटिक्स ऑफ रिजर्वेशन रिफ्लेक्ट्स द टेंशन बिटवीन सोशल जस्टिस एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। दोनों सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बीच का जो तनाव है वो आपको रिजर्वेशन में देखने के लिए मिलता है। नाउ रिजर्वेशन इज अ वेरी एसेंशियल टूल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो जो भी हमारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनके लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, उनके उत्थान के लिए आरक्षण तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन इसके राजनीतिक उपयोग के कारण, क्योंकि ये इसका पॉलिटिसाइजेशन हो चुका है, ये राजनीति के अंदर पूरा घुल मिल गया है, तो एक बैलेंस्ड, फेयर और ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। अब गाइज हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड उसकी रियलिटी के बारे में बताना है। तो मानव विकास सूचकांक की व्याख्या कीजिए तथा उसकी वास्तविकता बताइए। तो मानव विकास सूचकांक क्या होता है? तो देखो, सबसे बड़ी चीज़, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी देश डेवलप्ड कब कहलाता है। अब आप लोग कहेंगे कि अगर किसी देश का GDP बहुत ज़्यादा है तो वो देश डेवलप हो जाएगा क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका ज़्यादा आ रहा है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स GDP के अलावा जो दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, यानी कि लोग कितने सालों तक वहाँ पे जी रहे हैं, वहाँ पे कितने लोगों के पास एजुकेशन है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ठीक है, जीवन स्तर उनका कैसा है, इस सबको भी मापता है। ठीक है, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है, और लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल HDI के कई सारे घटक आपको देखने के लिए मिलते हैं रेदर देन ओनली इनकम। तो गाइज देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये एक कंपोजिट इंडेक्स होता है, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के द्वारा। क्यों किया गया था? ताकि मेजर किया जा सके किसी भी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट को, कि उस कंट्री का ओवरऑल कितना डेवलपमेंट हुआ है। केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं मेजर किया जाएगा, ये फोकस करेगा ऑन द पीपल एंड देयर वेलबींग ऑल्सो। ठीक है, तो नॉट जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, लोगों का वेलबींग भी इसमें देखा जाएगा। कंपोनेंट्स की बात करें तो लोगों की हेल्थ और एट द टाइम ऑफ बर्थ उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है। तो ये गाइस मेजर करता है कि व्यक्ति कितना लंबा और स्वस्थ जीवन जिएगा। वहाँ पे एजुकेशन मीन ईयर्स कितने हैं, जो बच्चे वहाँ पे स्कूल जा रहे हैं, कितना एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। ठीक है, इस सबको इसके अंदर मेजर किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है वो GDP से ज़्यादा व्यापक है, कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि HDI GDP की तुलना में मानव कल्याण की अधिक वास्तविक तस्वीर को प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा भी शामिल होती है। इसके अलावा गाइज ये जो आंतरिक असमानताएं हैं उनकी अनदेखी भी करता है। तो HDI केवल एवरेज वैल्यूज़ को देखता है और जो समाज में इनइक्वालिटीज़ हैं ये उन्हें नहीं देख पाता, उनको मेजर ही नहीं कर पाता और क्वालिटी को भी मेजर नहीं कर पाता।
अगर आपको पता है कि हाँ बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग तो ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे किस क्वालिटी की एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है ये उसको नहीं नापेगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो जैसे कि पॉलिटिकल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये सब हैप्पीनेस इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके इंडिकेटर्स लिमिटेड हैं और ये थोड़ा सा मिसलीडिंग भी इसकी रैंकिंग आपको लग सकती है। सो इन द कंक्लूजन आप बता देना कि जो मानव विकास सूचकांक है ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होता है, बट साथ ही साथ इसकी कुछ लिमिटेशंस, इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। सो दिस इज पार्ट 1 फॉर योर MPSC 007। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। जैसे ही मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्लेलिस्ट को देखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको गेस्ट पेपर या नोट्स चाहिए तो हमारी टीम को व्हाट्सएप आप कर सकते हैं ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो।